हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आज यहाँ पर आपको हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन है जो सेंटअप एग्जाम जो होता है, इंटरमीडिएट का जो एग्जाम हुआ भी है, कहीं कहीं पर कॉलेज में एग्जाम हो भी चुका है और कहीं पर नहीं भी हुआ है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन विदा किए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। आप लोग एकदम बिल्कुल आराम से सीखते हुए चलिए, समझते हुए। और इसमें बहुत सा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, क्या हुआ है कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन बैंक से तैयारी कराए हैं, 11 वो अभी तक वीडियो हम लोग डाले हैं, सेट डाले हैं, उसको अगर आप देख लीजिएगा तो उसी से ये सारा का सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021, यानी हर सेंटर पर अगर बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे कि कुल प्रश्नों को जो संख्या है 96 गो है। कितना है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि कुल प्रश्न कितने हैं। तो देखिए कुल प्रश्नों की संख्या जो है, देखिए कितना है, 70 गो आपको एडजेक्टिव आएगा। ध्यान से समझ लीजिए इसको गौर से। उसके बाद 20 गो आपका लघु उत्तरीय आएगा और 6 गो आपका दीर्घ उत्तरीय आएगा, जिसमें से आपको मात्र, अगर ये 70 गो दिया है तो 35 गो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये 20 गो दिया है तो 10 गो लिखना है, और ये 6 गो दिया है तो 3 गो लिखना है। तो इतने सारा आपको प्रश्न आएगा। यानी यहाँ पर हम लोग कहें कि यानी जो पीछे वाला जो सिलेबस था, कोरोना की वजह से जो लागू हुआ था, वही अभी तक आपका क्या है, सिलेबस है बिहार में, ठीक है। इसीलिए देखिए सेंटअप जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में प्रश्न जो है, प्रश्नों की संख्या 70 गो एडजेक्टिव आया था, 20 गो आपका लघुत्तरीय और 6 गो क्या है, दीर्घोत्तरीय, जिसमें आपको क्या करना है, 50-50% ही लिखना है। यानी 70 गो है तो 35 गो ही करना है, 20 गो है तो 10 गो और 6 गो है तो 3 गो। तो यहाँ से आप बिल्कुल प्रश्न समझ गए हैं कि कैसा सिलेबस है। अब आइए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि रिपीट भी हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकेट संरचना की उप सहसंयोजन संख्या होती है। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना होता है, 12। कैसे होता है इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए ये बीच में एक गोला हो गया, बीच में एक गोला हो गया, इसकी इस साइड भी एक गोला, इस साइड भी, ध्यान समझिएगा, इधर भी रहेगा और इस साइड भी। देखिए ये हम लोग का क्या है, इस गोले पर ये इधर से 3 गो और 3 गो इधर से क्या किया है, जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझिए। इसको मिलाते हैं हम। देखिए एकदम आराम से समझते हुए चलना है और सीखते हुए और हंसते हुए और मुस्कुराते हुए। अब देखिए ये आप देख रहे हैं कि इस गोले पर कितने गोले यानी संपर्क में है, तो ये कितने गोले आ रहे हैं आपका, यानी अभी कितने आ रहे हैं, 3 इधर से 3 इधर से, 6 हो गए। अब देखिए 3 ऊपर होता है, ध्यान से देखिएगा, 3 ऊपर होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन अभी मिटा देते हैं। 3 क्या होता है, ऊपर होता है, इस तरह से, इस तरह से ये रहेगा ये गोला। और 3 आपका क्या होता है, नीचे रहता है, ठीक है। अब देखिए जो अगर मान लीजिए कि एक स्पेस पर अगर आपने एक गोले के संपर्क में 6 गोले सटा कर रख देंगे, तो 3 गोला उसके ऊपर आएगा और 3 गोला क्या आएगा, उसके नीचे आएगा। तो ये देखिए ये वाला जो है इसमें आ जाएगा, इसमें, और ये वाला आपका आ जाएगा इसमें, और ये वाला गोला आ जाएगा क्या, इसमें। ध्यान से समझिए। अब ये गोला जो है इसमें आ जाएगा यहाँ पर, और ये गोला जो है इसमें आ जाएगा, और ये गोला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 3 ऊपर है, 6 इधर है और 3 इधर है।
सबको जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी एक गोले के संपर्क में अगर 12 गोला आ रहा है तो उसी को बोला जाता है क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कैप्रोलैक्टम निम्न में किसका मोनोमर है, किसका मोनोमर है। ये 2011-2009 में क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, बहुत बार ये रिपीट किया हुआ भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नाइलन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा होगा, नाइलन 6। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता होती है। इतना वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो इसका देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले आप समझिए कि फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है H3PO क्या होता है, 4 होता है, H3PO 4 होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए H3PO4 होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, यानी H3PO क्या होता है, 4 होता है। आप इसका संरचना बना लीजिए, और बनाने के बाद ठीक है आप देख लीजिए कि उसमें OH कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर P हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, तो 4 गो ऑक्सीजन आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लगा देंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, तो H किसी भी ऑक्सीजन के पास आप हाइड्रोजन को क्या कीजिए, जोड़िए। उसके बाद देखिए 1 2 3 गो तो हाइड्रोजन हो गया ना, और 4 गो ऑक्सीजन भी हो गया। तो देखिए इसका 5 गो होना चाहिए, यानी इस ऑक्सीजन का क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इस ऑक्सीजन का क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये आपका संरचना बन गया, कई बार बता भी चुके हैं आप लोग को, कितने बार बताएं। तो अब देखिए इसमें OH कितना आ रहा है, 1 2 3, तो इसका भास्मिकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका भास्मिकता कितना हो जाएगा, भास्मिकता 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। या इसी को भास्मिकता को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिसिटी, यानी कितना आ रहा है, OH देख लीजिए कि कितना आ रहा है, संरचना बनाने के बाद पता चल जाएगा आपको भास्मिकता। तो कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को एकदम आराम से, ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है, यानी सबसे कम वाष्प दाब वाला आपको क्या करना है, विलयन बताना है। ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर हम इसको लिख भी दिए हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप एकदम गौर से समझिए, समझ कर अगर पढ़ेंगे तो किसी भी, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, बिल्कुल आपका अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है तो आप बिल्कुल, यानी 70 में से आपका 35 के 35 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। निम्नलिखित, यहाँ पर हम लोग का क्या था, यहाँ पर हम लोग का ग्लूकोज था, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। देखिए 1 मोल 1 m ग्लूकोज दिया है, 1 m सुक्रोज दिया है, 1 m NaCl दिया है, 1 m K2SO4 दिया है। तो सबसे पहले आपको आंसर हम बता दें, उसके बाद डिस्कशन भी होगा इस पर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। लेकिन कैसे होगा, इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है। तो ध्यान दीजिए इधर, देखिए सबसे पहले वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि वाष्प दाब वाला, तो वाष्प दाब वाला कह दिया, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा कि आई क्या है, 1/2 गुणांक है, गुण NB बाटा में Na प्लस क्या होता है, NB होता है। ठीक है, यहाँ पर Na क्या है, विलायक के मूलों की संख्या है, NB क्या है, विलेय के मूल है, आई क्या है, 1/2 गुणांक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये NB जो होता है ये बहुत कम होता है Na की तुलना में, तो इसलिए इसको नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई
गुणे NB और बाटा में Na हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये मोल बता रहा है, मोल। तो देखिए सब में यानी मोल जो है क्या है, बराबर है। इसमें भी मोल बराबर है, इसमें भी एक एक है, तो उसको आपको चर्चा नहीं करना है। कैसे हम लोग इसको पता करेंगे कि किसका अधिक है, तो देखिए I बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या, फॉर्मूला होता है वियोजन के बाद कणों की संख्या बाटा में वियोजन के पहले कणों की संख्या। अब सारे ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो एक चीज देखिए कि जो अपघट्य नहीं होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस जिसका नहीं होता है, तो किसका किसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, देखिए ग्लूकोज का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है और ये सुक्रोज का भी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। तो इसका आई बराबर ये दोनों का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज एंड सुक्रोज का आई बराबर कितना होगा, आई बराबर आपका होगा, आई बराबर 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये अपघट्य नहीं होते हैं, यानी टूटते नहीं हैं, वियोजित नहीं होते हैं, अन्य अपघट्य होते हैं। तो जो भी यानी अन्य अपघट्य होते हैं प्यारे बच्चों, तो उनका आई बराबर कितना होता है, 1 होता है। जैसे ग्लूकोज टूटता नहीं है, सुक्रोज भी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अब इसलिए ये दोनों का तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया आई बराबर। अब इसका और इसका हम लोग जांच कर लेते हैं कि कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को जांच करते हैं, तो ये दिया है NaCl, ये टूट जाता है, Na प्लस में क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर नेगेटिव, आप जानते हैं बिल्कुल। तो देखिए वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो वियोजन के बाद, तो यहाँ पर देखिए वियोजन के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी आपका क्या है, 1 अणु है ना। कितना है, 1 अणु है। ध्यान से देखिए इसको, कितना है, 1 है, क्योंकि टूटा नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जो टूट गया है उसका मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या ऊपर रख दीजिए, और जो अणु है जो नहीं टूटा है उसका रख दीजिए कितना है, अब भाग करा दीजिए, आपका आई क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, आई बराबर इसका क्या होगा, आई बराबर 1 + 1, पहले इधर वाले को लिख लीजिए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई बराबर इसका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से डी ऑप्शन को भी जांच कर लीजिए आराम से, क्या दिया है, K2SO4। तो K2SO4 जो होता है ये टूट जाता है, 2 भाग में टूटेगा, एक आपका टूटेगा K और एक टूटेगा SO क्या 4 में। इस पर नेगेटिव 2 चार्ज होता है, अब ये 2 गो है तो 2 से यहाँ से गुणा करेंगे हम लोग, इस पर +1 होता है ना। तो अब इसमें देखिए ये तो आपका एक अणु है, यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी कितना है, 2 है ना। तो पहले इधर वाले को लिखिए, अगर आई निकालना है तो कैसे निकालते हैं, आई बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो वियोजन के बाद देखिए टूट गया, वियोजन हो रहा है, तो 1 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आराम से देख लीजिए। और यहाँ पर कितना है, 1, तो आई बराबर कितना हो गया, आपका 4 आ गया। ये आपको हम क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप ये इसमें पता कर ले कि वाष्प दाब वाला विलयन सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है। तो देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है, थोड़ा सा यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज कर आप लोग लिख भी सकते हैं। देखिए वाष्प दाब वाला विलयन पूछ रहा है कि सबसे कम कौन होगा, तो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन जो होता है, ध्यान से देखिए, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन ये समानुपाती होता है किसके, आई के। अगर आई ज्यादा रहेगा तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इसका आई बराबर कितना है, 1 है, ये दोनों का कितना है, 1 है, इसका निकाले तो 2 है, इसका निकाले तो कितना है, 4 है, तो इसका 4 आ गया। तो इसी का नु कम होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है किसके, आई का। अगर आई ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा। तो इसमें देखिए आई का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं,
तो आई का वैल्यू सबसे किसका अधिक आया है, K2SO4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वाष्प दाब वाला विलयन सबसे कम कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो आप लोग देख लिए हैं, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। इसको आराम से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए जी इधर कीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम आराम से समझेंगे। करे कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेड बल बहुलक का मतलब होता है जो सड़ जाए गल जाए, जो सड़ जाए और गल जाए। तो देखिए इसमें सड़ने गलने वाला कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए तो ये पॉलीथीन, ये कभी सड़ता है, आप लोग जानते हैं ये सड़ता ही नहीं है कभी। पीवीसी, ये भी जो तार है, जो तार आता है उस पर जो कवर लगा हुआ रहता है ये पीवीसी होता है। इसका पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो वो भी नहीं गलता है। नाइलन 66 टायर गलता है, नहीं गलता है। तो कौन गलेगा, सोलुलोज। ये सोलुलोज जो होता है ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, जो कि क्या हो जाता है, आसानी से सड़ जाएगा और गल जाता है। तो बायोडिग्रेडेड बल बहुलक का मतलब होता है जो सड़ जाए, जो गल जाए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 नंबर क्या कह रहा है, डोलामाइट। डोलामाइट भी कई बार आपको हम बता चुके हैं कि डोलामाइट जो होता है ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछता है। डोलामाइट जो होता है कैल्शियम का क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो कैल्शियम तो है नहीं। तो इसका फॉर्मूला आप समझिए, इसमें इसका फॉर्मूला जो होता है MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। ध्यान से देखिए, अगर फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। MgCO3 इंटू CaCO3। ठीक है, तो अब देखिए कि ऑप्शन में कौन सा होगा। कह रहा है कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, खनिज कहिए चाहे अयस्क कहिए, किसका अयस्क होता है, ये कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है का मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले इसको आप देखिए। ठीक है, यहां पर आप देखिए, एकदम आराम से देखिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, इसी फॉर्मूला पर आप किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए और पीछे भी बताए हैं आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोल, ध्यान दीजिएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n, 1 माइनस क्या होता है 1 सेकेंड इनवर्स। किसी का अगर पूछे ना तो इसी फॉर्मूला पर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो देखिए देखिए आराम से, अब ये कह क्या रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि यानी कह रहा है यहाँ पर कि चूंकि n बराबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। शून्य कोटि का कह रहा है, किसी भी कोटि का कहे, अगर प्रथम का कहे तो 1 रख दीजिएगा n बराबर, द्वितीय के कहे तो 2 रख दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एकदम आराम से देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि मोल लीटर इनवर्स पावर में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, बस इतना ही पर आप किसी भी कोटि को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n, n का मान कितना 0, क्योंकि शून्य कोटि का कह रहा है। जब शून्य कोटि का कह रहा है तो n का मतलब क्या हो गया 0।
और सेकेंड इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 1 में से 0 को घटाइएगा कितना होगा, 1 में से 0 को घटाना है कितना होगा, 1 ही होगा। और सेकेंड इनवर्स, अब किसी का पावर एक रहता है तो उतना ही होता है, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आप ऑप्शन देखिए कि मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स कहाँ दिया है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यानी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि एथिल एसीटेट, प्यारे बच्चों अगर एथिल एसीटेट का अगर आपको फार्मूला याद है तो बिल्कुल आप इसका आईपीएससी नेम लिख सकते हैं, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है CH3COO, है ना, और ये होता है C2H5। ये क्या है, एथिल एसीटेट क्या है, फार्मूला है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि इसका हम लोग IUPAC नाम कैसे लिखते हैं और कैसे समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए एकदम गौर से, एथिल एसीटेट का भी फार्मूला आपको क्या बताएं, CH3COO C2H5। ये कह रहा है कि एथिल एसीटेट का IUPAC नाम है। IUPAC नाम क्या है यही हम लोग को बताना है। तो देखिए एकदम आराम से, ये जो है अगर इसका अगर हम लोग संरचना बनाए तो CH3C ऊपर हो जाएगा एक ऑक्सीजन एक इधर और एक हो जाएगा C2H5, है ना। तो देखिए ये है हम लोग का किस ग्रुप में, एस्टर ग्रुप में। किस ग्रुप में है, एस्टर ग्रुप में। एस्टर ग्रुप के लिए क्या होता है कि एगो कोई भी एक आपका साइड चेन होगा और एक आपका इतना में आएगा। ठीक है, तो साइड चेन के लिए देखिए किसी को मान लीजिए इधर कितना है आपका, 2 गो कार्बन है, तो 2 गो कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ होता है। एकदम गौर से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो AN, सॉरी साइड चेन लिखना है ना, तो ईथ और इसमें क्या किया जाता है, YL जोड़ा जाता है, ईथ और YL। साइड चेन का काम हो गया। अब कितने कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, AN हो जाएगा। ई को हटा देंगे क्योंकि एस्टर ग्रुप के लिए प्यारे बच्चों लगता है OATE, OAT से पढ़ा जाता है। इसका सुफिक्स जो होता है क्या होता है, एस्टर के लिए OAT होता है। क्या होता है, OAT। तो इसमें क्या करना है, सटा कर OAT लिख दीजिए आप, OAT। तो ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है, इथेनोएट। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं होगा, दूसरा, हाँ बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक की इकाई है। तो प्यारे बच्चों सेल स्थिरांक आप लोग को बताया भी गया था पीछे भी कि देखिए सेल स्थिरांक होता क्या है कि जैसे कि ये दो कोई छड़ है, इलेक्ट्रोड है, ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं क्या, L, और L मान लेते हैं, और इसका एरिया जो है ये क्या हो गया, A हो गया, क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इनके पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात के, पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को ही कहा जाता है क्या, सेल स्थिरांक। यहाँ पर सेल स्थिरांक किसे कहते हैं ये बता दिए, हम लोग को बताना है क्या, इकाई बताना है। तो इकाई देखिए गौर से, ये हो जाएगा L बटा में क्या, क्षेत्रफल, लंबाई बटा में क्षेत्रफल। तो लंबाई को सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 बटा में सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 1 बटा में सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये देखिए इसमें मीटर इनवर्स भी आ सकता है आंसर, क्योंकि अगर लंबाई को मीटर में, क्षेत्रफल को मीटर में रखिएगा तो मीटर इनवर्स भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, सेंटीमीटर में। तो इसका सेल स्थिरांक का जो इकाई होगा सेंटीमीटर इनवर्स होगा, या आपका मीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, यानी सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और बहुत से इसमें देखिए आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, वो बच्चा जो भी क्वेश्चन विदा किए हैं, ठीक है, वो भी बहुत से सही भी लगाए हैं और बहुत से गलत भी लगा दिए हैं, तो वही पीडीएफ बनाकर हम आपको दे देंगे, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्कशन भी हो जाएगा, आंसर भी हो रहा है, तो आप एकदम यहाँ पर आराम से देखते हुए चलिए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड क्लोराइड अभिक्रिया से क्या बनता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एसिटाइनिलाइड होता है। कैसे होता है? इसको अभिक्रिया है। अगर आप एनसीईआरटी का बुक रखें तो पेज नंबर 140 में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा इस रिएक्शन को आप समझ लीजिए, ताकि समझ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए इस रिएक्शन को आपको समझना है, क्या कह रहा है? एनिलीन। एनिलीन किसे कहते हैं हम लोग? एक ये बेंजीन हो गया, गौर से देखिएगा। अगर एक बेंजीन में NH2 जुड़ा हुआ है तो इसी को बोला जाता है क्या? एनिलीन। गौर से। अब इसमें देखिए आपको क्या कह रहा है मिलाने के लिए, तो ये हो जाएगा CH3CO Cl। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि एसिटाइल क्लोराइड मिलाने पर, तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCl। अब इसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा? एकदम आराम से देखिए। पहले हम लोग बेंजीन बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से N तो इसमें जुड़ा ही रहेगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और इसी में क्या होता है कि ये कार्बन वाला जुड़ जाएगा। कौन सा पार्ट जुड़ेगा? कार्बन। एक सिंगल बॉन्ड, ये हो गया कार्बन, एकदम आराम से देखिए, और इधर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर CH3। क्या हो जाएगा? CH3। ये Cl कहाँ निकल कर चला गया आपको हम बता दें कि एक यहाँ से, गौर से देखिएगा, एक ये Cl जो होता है प्यारे बच्चों नेगेटिव होता है, और इसमें का एक H निकल गया, तो ये आपका जो है Cl और H मिलकर HCl बन जाता है, और ये क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो बचा क्या हम लोग के पास? N, एगो H बचा तो एगो H जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ से जब निकल गया तो यहाँ पर एक खाली हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन आपका नीचे चाहे ऊपर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके साथ CH3 है तो CH3 जोड़ दिया गया। तो इसी को बोला जाता है क्या? एसिटाइल एल्डिहाइड। एसिटाइन टाइनिलाइड बोला जाता है, एसिटाइनिलाइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नेम थोड़ा सा देख लीजिए। इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा एन फिनिल। ठीक है, और इसमें देखिए कितने कार्बन है? एक, दो, दो कार्बन के लिए क्या होता है? इथ होता है। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा देंगे, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है? देखिए CO NH2 जो होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है? एमाइड ग्रुप होता है। कौन सा? एमाइड। तो एमाइड यहाँ पर लगा देंगे, एमाइड लगा देंगे। तो इसका ये भी नाम हो सकता है। ठीक है, ये आपका आईपीसी नेम है और ये कॉमन नाम दे दिया है। ठीक है, एसिटेनिलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। निम्न में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, तो देखिए सारा का सारा ये आपका क्या है? बोरान ट्राई हाइलाइड है। बोरान ट्राई हाइलाइड, देखिए बी और F3, BCl3, Br3, Bi3। तो इसका देखिए कई बार इसको भी बता चुके हैं क्वेश्चन आपको। पहले ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हो गया आयोडीन, यही ना? ये सब में क्या है? बी है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3। पहले इसको समझिए, एक मिनट देखिए। तो ये जो होता है, इस साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस साइड जो होता है
यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर अगर आपको बी दिया है तो बी लगा लीजिए, यहाँ पर 3 बी BCl3 BBr3 और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया? B3। अब देखिए इधर का, अगर इधर जा रहे हैं आप तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि परबल लिविस अम्ल है। परबल लिविस अम्ल, तो परबल लिविस अम्ल कौन सा हो जाएगा? Bi3 हो जाएगा। उसके बाद इसका नंबर आता है, उसके बाद इसका नंबर आता है, कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी कणों का आकार, तो इसका भी कंसेप्ट आप समझिए। ठीक है। कोलाइडी कणों का आकार जो होता है कितना होता है, इसको समझिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आ सकता है फाइनल में भी। तो इसलिए आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है, और समझ कर क्या करना है, चलना है। एक क्वेश्चन देखिए, कोलाइडी कणों का आकार जो होता है, कोलाइडी कणों का आकार, शायद ये ऑप्शन में भी गलत दे दिया है। ठीक है, एग्जामिनर जो भी सेट किए हैं क्वेश्चन, इसको देखिए क्वेश्चन ठीक है लेकिन ऑप्शन में गलत दे दिया है। देखिए कोलाइडी कणों का आकार जो होता है, अगर नैनोमीटर में देखें तो 1 नैनोमीटर से, ध्यान दीजिएगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से कितना होता है? 100 नैनोमीटर होता है। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर यही एंगस्ट्रॉम में बात हो तो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। अब देखिए इसी को सेंटीमीटर में अगर याद करेंगे तो ये होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर 5 सेंटीमीटर। ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और ये आप लूसेंट में भी देखेंगे तो आप मिल सकता है। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पर। कोलाइडी कणों का आकार अगर नैनोमीटर में कहे तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। अगर एंगस्ट्रॉम में कहे तो 10 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है? 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर आपका सेंटीमीटर में कहे तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर तक होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि 1 से 100 पीएम दे दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 से 1000 नैनोमीटर दे दिया है, ये भी नहीं होगा। 1 से 100 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी नहीं होगा। 1 से 100 मीटर में दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर एक जीरो हम लोग हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 से 100 नैनोमीटर के अंदर। तो ये आपका आंसर होगा। वहां पर हो सकता है मिस प्रिंटिंग या किसी तरह से गलती हो गया होगा। एक नैनोमीटर से क्या होता है, यहाँ पर 1 नैनोमीटर है, क्योंकि 1 नहीं भी दिया है तो सब नैनोमीटर में ही माना है, क्योंकि 1 आगे लगाया है। तो 1 नैनोमीटर से क्या हो गया? 100 नैनोमीटर तक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? यानी क्वथनांक आपको बताना है, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका उच्च होता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आप आराम से समझिए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो समानुपाती होता है किसके? एच बॉन्ड के। एच के मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो आपको पहले सिंपल से ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसके समानुपाती होता है? एच बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलिकुलर मास की क्या होता है? समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा।
बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है किसका? मोलिकुलर मास। ठीक है, देखिए ये दो कंसेप्ट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम निकाले तो देखिए कार्बन इसमें कितना है, 3, 1 2 3, तो 3 तो कितना हो जाएगा, बढ़ती है आपका हो जाएगा कितना, 36, यानी एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 गुणे 3 करेंगे। ठीक है, अब प्लस अब यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5, 5 2 कितना हो गया, 7, तो यहाँ पर आप एक गुणे क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, ध्यान से समझिए। उसके बाद प्लस एक कैलोरीन का जो होता है वो होता है आपका 35 पॉइंट कितना 5 होता है, एक वो कैलोरीन है तो 1 से गुणा कर लीजिए। अब इसको अगर आप जोड़िएगा, ठीक है, तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा कितना, यानी 78.5 आ जाएगा। कितना आएगा, इसको सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 78.5 आएगा, ध्यान दीजिएगा 78.5। इसी तरह से इसका निकालिएगा तो इसका आ जाएगा आपका 92 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। इसका भी आपका उतना ही आएगा, 92 पॉइंट कितना 5। इसका भी निकालिएगा तो ये भी आएगा 92.5। तो देखिए जिसका मोलिकुलर मास जो अधिक होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, उच्चतम होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसका भी और इसका भी तीनों का बराबर आ रहा है, तो इसमें किसका होगा। तो अब आपको देखना है कि सीधा चैन में कौन है, तो देखिए ये जो है सीधा चैन में है, जबकि ये अगर इसको देखिएगा तो एक साइड चैन में आ जाएगा, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, साइड चैन में। तो जो सीधा चैन में होता है उसी का लिया जाएगा, अगर मोलिकुलर मास क्या आएगा, अगर ज्यादा आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये इस तरह के एक जटिल यौगिक दिया है और कह रहा है कि अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अनुचुंबकीय प्रकृति का कह रहा है, तो अनुचुंबकीय प्रकृति का मतलब होता है कि अगर उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो क्या है, अनुचुंबकीय है। इसका ट्रिक भी आपको बताया गया था ओपी में डीपी, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन को अब हम मिटाएंगे, आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल आराम से समझना है। देखिए इसमें क्या कह रहा था कि अनुचुंबकीय प्रकृति का है, तो अनुचुंबकीय प्रकृति का कैसे पता कर लेंगे। देखिए ये टाइटेनियम है और यहाँ पर क्या है, 3 है, ये H2O है, तो H2O जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, तो इसके वजह से टाइटेनियम पर यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस, और टाइटेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 22 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो ये हो जाएगा आर्गन 18 4s2 और 3d 18 2 20 2 22। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 वो क्या करना है, दान कर रहा है, 3 वो क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो पहले s ले 2 को हटाइए, तो s पर 0 हो गया, एगो d से हटा दीजिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए इस पर d पर कितना है, 1 है, तो अनपेयर अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसमें बॉक्स हम लोग बनाए, तो देखिए डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 गो बॉक्स हो गया और एगो भरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1। तो इसमें एक अजुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, कैसे पता करना है, पहले टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा, बनाने के बाद आप पता कर लीजिए। देखिए टाइटेनियम पर 3 प्लस है, तो 2 गो एस निकल गया और एगो डी से निकल गया, तो एगो आपका बच गया। अब आइए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहे कि निम्न में से 8:8 उप संयोजन का उदाहरण है, यानी उदाहरण आपको बताना है कि कौन है इसमें। ठीक है, इस तो देखिए सबसे पहले आप इसमें पता कीजिए कि बीसीसी किसमें संरचना बनता है, तो बीसीसी बनता है ऑप्शन नंबर किसमें, सी में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, ये क्या होता है कि CaCl जो होता है ये BCC बनाता है। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो इसका संरचना कैसे होता है, देखिए आराम से, देखिए इस तरह से होगा। BCC में क्या होता है कि 8 वो कोने पर होता है और एक सेंटर में होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया कितना 8। एक आपका क्या होगा यहाँ पर सेंटर में होगा। तो अब इस गोले को ध्यान दीजिए, इस गोले को ये भी संपर्क करता है, ये भी संपर्क करता है, ये भी संपर्क करेगा, इधर से भी, इधर से भी, और इस साइड से भी, और इस साइड से भी, और इस साइड से भी। यानी इस गोले के निकटतम ये सारे 8 गोले आते हैं। उसी प्रकार से अगर ये बीच वाले गोला का अगर हम लोग बढ़ा कर देखें तो सारे के सारे क्या होते हैं कि इसमें भी और इसमें भी क्या होता है कि 8 ही होते हैं। देखिए अब ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन आपको आराम से क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 16 नंबर एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो गया आपका HC, ऊपर ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, इधर H को। यहाँ पर क्या है, गिरगिनार्ड रीजेंट है, गिरगिनार्ड को आपको बताए ही थे अभिक्रिया, ये होता है Mg और ये क्या है X है। तो देखिए यहाँ पर गिरगिनार्ड रीजेंट है, तो गिरगिनार्ड रीजेंट जो है यहाँ से टूटता है कभी भी, R अलग होगा, MgX क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ध्यान से देखिए एकदम आराम से, ठीक है। तो ये क्या होगा, गिरगिनार्ड इस पर जुड़ेगा, कैसे जुटेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है हम लोग का डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये है H, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होता है तो प्यारे बच्चों यहाँ से R और MgX, तो R को कहाँ जोड़ना है, R का मतलब कार्बन ही होता है, तो कार्बन वाले के पास जोड़ दीजिए, ठीक है। R को यहाँ पर जोड़ दीजिए, MgX कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका ऑक्सीजन के पास, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन MgX, X के मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। कभी भी अगर गिगनार्ड रीजेंट जुड़ जाता है तो उसको लग जाती है प्यास, और जब प्यास लगती है तो पानी से अभिक्रिया कराइए। तो पानी से जब अभिक्रिया कराइएगा तो देखिए पानी का क्या होता है H2O, तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, HOH हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि ये OH जो होता है, OH जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये MgX के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलता है, देखिए Mg, ठीक है, उसके बाद OH और ये हो जाएगा X। एरो के नीचे लिखे हैं तो इसको नेगेटिव में आपको लिखना है, ठीक है। अब ये बच गया H, तो H को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा H कार्बन, ऊपर ऑक्सीजन है, यहाँ से MgX निकल गया, नीचे आपका R है, इधर H है। तो यहाँ का जो H बचा है, ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ का जो H बचा हुआ है, ये H कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अभिक्रिया से ये अभिक्रिया करता है तो होने पर क्या बनेगा, तो देखिए कौन सा बन रहा है, तो ये एक कार्बन है, इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है OH, इससे एक R जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो पहला है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जल में कौन रंगहीन है। रंगहीन में देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि रंगहीन कौन होता है, ठीक है। रंगहीन में आपको किस तरह से ध्यान रखना है कि रंगहीन कौन होगा,
तो मात्र इसमें देखिए 3 गो को आप याद कर लीजिए, वही 3 गो रंगहीन होता है, बाकी सब होता है कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, कलर होता है। तो देखिए कौन कौन होता है रंगहीन। रंगहीन जो होता है आपका स्कैडियम पर 3 गो प्लस, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम पर 4 गो प्लस होता है। और एक और होता है जिंक, जेडन पर 2 प्लस। तो यही जो होता है क्या होता है, रंगहीन होता है। जल में कौन रंगहीन है, तो अगर डी देखिए सारे के सारे क्या है, डी ब्लॉक के तत्व हैं और ये क्या है, संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि स्कैडियम, टाइटेनियम और जिंक जो है, जिंक पर 2 प्लस यही रंगहीन होता है। बाकी सारा के सारा क्या होता है, जल में कुछ ना कुछ कलर देता है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, रंगहीन पूछ रहा है। तो रंगहीन देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है, तो स्कैडियम, स्कैडियम पर 3 प्लस है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर, आर्हेनियस समीकरण में किस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का संबंध होता है। तो देखिए तापक्रम से भी होता है, दाब से भी होता है, उत्प्रेरक से भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अब देखिए कह रहा है कि जब इथेनॉल को फेहलिंग के साथ गर्म किया जाता है तो फेहलिंग के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन है। तो इसलिए इसको आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अगर आप समझिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एकदम बिल्कुल आराम से। और नहीं समझेंगे, याद करके जाएंगे तो फिर परेशानी होगा। देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का पहले फार्मूला आपको पता है कि इथेनॉल का क्या होता है, CH3 और CHO होता है। अब फेहलिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फेहलिंग का मतलब होता है CuO को बोला जाता है क्या, फेहलिंग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये आपस में अभिक्रिया करता है, तो जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये बनाता है Cu2O। अब प्लस, प्लस में ये हो जाता है आपका CH3COO, ये एसिटिक अम्ल बन जाता है, ध्यान दीजिए। यानी CH3 CHO ये इथेनॉल है, और फेहलिंग इसी को बोला जाता है, किस, इसको फेहलिंग, फेहलिंग ही इसको बोला जाता है। अब ये इसका 2 मोलिकुल्स जो है अभिक्रिया कर कर ये बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको लाल रंग या क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये होता है लाल रंग या इसी को बोला जाता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, क्यूप्रस क्लोराइड, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्साइड होगा जी, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये तो आप जानते ही हैं क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड है। अब देखिए तो क्या हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, तो इसमें कह रहा है कि जब इथेनॉल को फेहलिंग के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप देता है। तो ये जो होता है अवक्षेप के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, इसको आप ध्यान से क्या करेंगे, समझ लेंगे, ये रिएक्शन बहुत पूछता है। अब अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कीजिए जी। इधर देखिए XE अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा कौन सा, ध्यान दीजिएगा, आ रहा है इधर। XE अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा वंडरवाल्स। ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैस अगर अणु है तो उसमें क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल लगता है, यानी बहुत कमजोर बल, उसी को बोला जाता है क्या, वंडर वाल बल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 एम बिलियन का संभावित उच्चतम प्रसारण दाब होता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको बताए थे ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या था कि इसका आप क्या कीजिए, आराम से निकाल लीजिए आयन, देख लीजिए किसका आयन अधिक है उसी का क्या होगा, उच्चतम प्रसारण दाब होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो देखिए यूरिया है, तो यूरिया तो टूटता नहीं है, ये ग्लूकोज है, ये भी नहीं टूटेगा आयन में। उसके बाद ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम है तो KCl है, इसको जब तोड़िएगा तो K प्लस
और Cl पर क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपके पास इसका आयन देख लीजिए कितना है, आयन इसमें एक ये और एक ये, कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें देखिए कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड को अगर तोड़िएगा तो कैल्शियम पर 2 प्लस और Cl पर 1 क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आयन कितना है, इसका आयन कितना है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। 2 यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गुणा में है और यहाँ पर माइनस है, तो 2 आयन है, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो जिसका यानी आयन की संख्या अधिक आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे भी हम बताए थे। ठीक है, जिसका भी आयन की संख्या अधिक आएगा वही उसी का क्या होगा, उच्चतम परासरण दाब होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में ए क्या है, और यहाँ पर आपको क्या किया है, रिएक्शन दिया है। रिएक्शन दिया है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि कौन सा इसमें हो सकता है। तो देखिए अगर इसमें अभिक्रिया कराया जाए तो इसमें कौन सा अभिक्रिया आपको मिल जाएगा, ये आपको समझना है। तो देखिए थोड़ा सा अभिक्रिया आपको करा देते हैं, या आपकी कराए भी होंगे। तो ये होता है इथाइल एल्कोहल, कहीं दिया है इथाइल एल्कोहल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, इथाइल एल्कोहल। कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए, इसका रिएक्शन भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर है C2H5NH2, इसमें HNO2 से जब अभिक्रिया कराइएगा तो ए क्या प्राप्त हो रहा है, ए पूछ रहा है। तो ए देखिए इथाइल C2H5OH प्राप्त होता है, अब प्लस में H2O और NO2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाता है गैस के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन में क्या मिल रहा है, इथाइल एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल आंसर हो जाएगा। अब देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व, तो इसका आपको ट्रिक भी पता है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप के तत्व है। या उस सम्मा से टेलीफोन नंबर पूछो, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए गौर से कि ऑक्सीजन के अलावा पूछा है, तो ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, सेलेनियम भी आ सकता है, टोलुरियम भी आ सकता है, पोलोनियम भी आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं तो सल्फर दिया है। तो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा होता है, सल्फर भी होता है। ऐसे तो ये भी होता है, लेकिन आपको सल्फर आंसर मिल गया। ठीक है, ऑप्शन में तो ये हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, तो स्टार्च का देखिए पूर्ण जल अपघटन कीजिएगा तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्च जो होता है सेलुलोज होता है, इसका फार्मूला जो होता है का C6H10O5, और इसमें क्या करेंगे, जल से H2O से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो H2O से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा C6H12O6 बनेगा। ये भी आपका क्या होगा, N टाइप, इसमें भी आपको क्या करना है, N लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्च का क्या होता है, अपघटन होता है, तो क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त होता है, कई बार आपको बता दिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, यानी कौन सा तत्व है। तो इसका कई बार आपको ट्रिक बता दिए कि ओसी, आलू, उसके बाद आयरन। ठीक है, तो देखिए ओसी से यानी ये ऑक्सीजन हो जाएगा, सी से आपका सिलिकॉन हो जाएगा, आलू से हो जाएगा एल्युमिनियम, आयरन का मतलब Fe। ठीक है, तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है, कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है, और सबसे यानी सबसे लास्ट में नहीं, ये चारे को आप याद कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसका Fe बाद में आता है, तो बस 4 को याद कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर कह रहा है, ऑप्शन नंबर में कैसे होगा, यहाँ पर एकदम बिल्कुल आराम से सबसे अधिक बताना है, तो सबसे अधिक किसका होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, तो सेल अभिक्रिया स्वतः होने के लिए ध्यान दीजिएगा, सेल अभिक्रिया स्वतः होने के लिए
यानी डेल्टा जी नॉट का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देख लीजिए डेल्टा जी नॉट का नेगेटिव मान, या इसी को अगर एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, ई सेल, ई सेल का मान जो है पॉजिटिव अगर होगा तो वो क्या होता है, स्वतः अभिक्रिया जो होती है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या तो ये भी दे सकता है कि ई सेल भी दे सकता है, तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट देगा तो नेगेटिव होगा। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी डी। अब देखिए कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पादन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर इस रिएक्शन को ही बता देते हैं। देखिए ये यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH3, इसमें I जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से H जो है इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, CH3 का होल ट्वाइस, ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा, दीजिए तदेश यहाँ पर है, देखें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग, मिलाइए, देखते हैं हम लोग, PDF में भी आप लोग देख लीजिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 28 का, देखिए 28 नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है, 27। तो 27 का आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ए नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखे नहीं है, आप लोग मिला भी सकते हैं। अब देखिए निकेल में, निकेल कोबाल्ट 4 है में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, इस क्वेश्चन को तो कितने बार बता दिया गया कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, 0, कई बार रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं, तो ये होते हैं रासायनिक बल द्वारा। किस बंधन द्वारा बंधे होते हैं, रासायनिक बंधन द्वारा, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, PDF में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगने की वजह से हम लोग ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अब देखिए कह रहा है कि नाइलन 6 है, तो नाइलन 6 जो होता है पॉलीएमाइड होता है, क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है। उसके बाद कह रहा है कि FeCO5 है, तो ये क्या है, एक जटिल यौगिक है, एक क्या है, जटिल यौगिक है। अब देखिए यहाँ पर ये अभी क्वेश्चन भी थोड़ा सा ही हम लिखे हैं, इस क्वेश्चन में दिया है अभिक्रिया और इसका कोटि पूछ रहा है। तो देखिए कोटि जब भी पूछता है, यानी ऑर्डर ऑफ आपसे क्या पूछ रहा है, रिएक्शन पूछ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछता है तो सभी घातों को जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर घात नहीं दिया है तो एक छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर भी एक जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो 2 ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा कहाँ पर है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 32। तो 32 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। 32 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, कह रहा है कि एथिलीन डाइएमीन उदाहरण है, तो ये एक उदाहरण है। आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, यानी द्वितंतुर लिगेंड का होता है, द्वितंतुर लिगेंड का होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया दिया है यहाँ पर, अभिक्रिया दिया है और इसमें पूछ रहा है आपसे, 35 नंबर क्वेश्चन आ गया, 35 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ई सेल का जो मान होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको बताया है, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा ई सेल का मान जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पूरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संभव है यदि, ऑप्शन मिलेगा तब आपको पता चलेगा। तो ई सेल बराबर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 35 का हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमीन का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों देखिए एमीन का फार्मूला जो होता है NH3 होता है। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापन हो गया तो 1 डिग्री हो गया, ठीक है। 2 गो विस्थापन अगर हाइड्रोजन हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2 गो अगर विस्थापन हो गया, सिर्फ एक H बचा है तो 2 गो विस्थापन हो गया, 2 डिग्री। अगर उस नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिए बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो बी नंबर आप इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 36 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका संरचना भी देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, कि यहाँ पर N दिया है, ठीक है,
इधर CH3 दिया है और इधर आपको CH3 CH2 का होल ट्वाइस। तो होल ट्वाइस का मतलब यही दो है, तो एगो नीचे जोड़ दीजिए। तो CH3 ये हो जाएगा क्या, CH2, CH3 और CH क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इस नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री। तो टर्शियरी इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर ये क्वेश्चन था शायद, 36 नंबर जी, 36 नंबर का ये आपका बी होगा। देखिए 37 नंबर कह रहा है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए, ठीक है, यदि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक उसका कितना है, 25 है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 37। तो अगर 25 दे दिया परमाणु संख्या, इसका मतलब मैग्नीज है। अब कह रहा है कि द्विसंयोजी आयन है, तो इसका मतलब इस पर दो गो क्या है, आयन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो ये हो जाएगा आर्गन 18 और 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 18 2 20 और 5 25, यही ना। अब देखिए यहाँ पर दो गो दान कर रहा है, तो इसलिए दो गो हट जाएगा, तो सिर्फ डी पर बचेगा। तो डी में आप देखिए 1 2 3 4 ये 5, यानी n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए कह रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर, यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। इसका फॉर्मूला जो होता है n इंटू n प्लस क्या 2, ये भी आपको बताया है, सब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। n का मान कितना हो गया, 5, और n का मान फिर 5 और प्लस कितना 2, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 और 7 5 कितना 35। अब 35 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा 35 का, तो देखिए आ जाएगा आपका 5, ध्यान से समझिए, 5.916 आता है। तो देखिए ऑप्शन में ये 6 ना देकर यहाँ पर 2 कर दिया होगा, ठीक है। तो 5.92 और यहाँ पर बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेट। तो ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादल में किसका उदाहरण है। तो बादल में देखिए, बादल हो गया, कुहरा हो गया, धुंध हो गया, ये सब किसका किसका उदाहरण होता है। तो ये जो उदाहरण होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, द्रव का गैस में परिक्षेपण, द्रव का गैस में परिक्षेपण, गैस, द्रव का गैस में क्या होता है, परिक्षेपण। तो ये ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 38 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग सीधे से जल्दी से, ठीक है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है। तो प्रकाश सक्रिय होने के लिए जिसके पास क्रिलिटी होती है, ठीक है, क्रिलिटी का मतलब क्या होता है, असहमित। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये कार्बन है और यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर z हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं a है, यानी इस कार्बन पर क्रिलिटी का मतलब होता है असहमित, यानी इस कार्बन पर चारों जो भी परमाणु जुड़ा हुआ रहना चाहिए, किसी पर भी वो क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। अगर असमान है, चारों के चारों अगर है, तो वहां पर क्या होती है, क्रिलिटी होती है, इसको स्टार से दर्शाया जाता है। उसी के पास क्या होता है, प्रकाश सक्रिय होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये कार्बन है और दूगो फ्लोरीन है, दूगो क्या हो गया, सीएल हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि समान हो गया। इसका देखिए बी नंबर, देखिएगा बी नंबर अगर आप देख रहे हैं तो बी नंबर पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी लेते हैं, ऊपर H को रख देते हैं, इधर Cl को रख देते हैं, नीचे Br को रख देते हैं, और इधर आपका क्या है, CH3 है। तो देखिए ये वाला अलग है, ये भी आपका अलग है, ये भी अलग है, ये भी क्या है, अलग है। तो इसका मतलब एक यहाँ पर क्रिलिटी है, क्रिलिटी अगर है
तो वो क्या होगा, प्रकाशीय सक्रिय होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग सीधे से। कह रहा है कि XeF4 में इलेक्ट्रॉन की अजुग्मित जोड़ी है। अजुग्मित का इंग्लिश में बोला जाता है लोन पेयर। लोन पेयर यानी लोन पेयर इसमें कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका संरचना बनाते हैं। तो XE हो जाएगा, 4 गो क्या है, F है। तो एक F को इधर रख दिए, एक F को इधर और एक F को इस साइड। इसका संरचना पीछे वाला वीडियो में भी बना हुआ था। इसमें क्या होता है कि 2 गो लोन पेयर होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि XeF4 में इलेक्ट्रॉन की अजुग्मित जोड़ी कितना है। तो अजुग्मित जोड़ी देखिए, एक यहाँ पर आया है लोन पेयर, एक यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ और आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसका जब संरचना अगर बनाइएगा तो ये ऐसे मिलता है। अगर इसका आकार पूछेगा, आकार, तो ये क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है। आकार क्या होगा, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका संकरण पूछे अगर इसमें तो क्या होगा, संकरण भी कभी कभी पूछ लेता है। तो संकरण इसका होता है sp3d2। sp3 क्या होता है, d2 होता है। एकदम आराम से आप समझ लीजिए, sp3 क्या होता है, d2 होता है। ठीक है, और ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है, आकार, संकरण और इसमें लोन पेयर पूछ रहा है। तो लोन पेयर इसका कितना होगा, 2 यहाँ, एक यहाँ पर है। ठीक है, और एक यहाँ पर, तो 2 लोन पेयर है और जुग्मित जोड़ी है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सारे बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। जिनका भी परीक्षा नहीं भी हुआ है उनको भी प्रॉफिट हो जाए और सीख कर जाइएगा। ऐसे नहीं कि मतलब रट कर चले जाइए और लगा लीजिए, नहीं, इसको अच्छे से देख कर जाइए, आप समझ कर जाइए। 40 गो क्वेश्चन हो गया है और आपको वहां पर 35 गो क्वेश्चन को ही क्या करना है, डील करना है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको भी, आप जो भी बचा हुआ है 30 क्वेश्चन, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।